हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें आपने देखा था कि जो फ्रांस है वहाँ के किंग कौन थे, लुई 16, जो 74 में किंग बने हुए थे। और जब वह किंग बने हुए थे तो उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने पाया था कि उनकी जो ट्रेजरी है वह टोटल एम्प्टी है। और एम्प्टी क्यों थी? क्योंकि कंटिन्यू वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना, जिसके कारण उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो क्या हो चुके थे, वो ड्रेनेड हो चुके थे। तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया था, उन्होंने टैक्स लगाए थे। और टैक्स कौन पे करता था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, 3 सोसाइटी थी वहाँ पर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो वहाँ पर जो टैक्स थे वह थर्ड स्टेज के लोग ही पेड किया करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जहाँ जो फ्रांस की पब्लिक है तो वो किस तरीके से स्ट्रगल टू सर्वाइव कर रही है, जीने के लिए किस तरीके से संघर्ष कर रही है। तो चलिए इसे देखते हैं। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 1750 में कितनी थी? 2.3 मिलियन थी। और जो 89 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, जनता बढ़ गई, है ना, पॉपुलेशन बढ़ी, बट क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा था, है ना, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो जो फूड ग्रेन्स था, जो अनाज था या जो अदर कमोडिटी थी, थिंग्स थी, तो वो क्या हो रही थी, वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड कैसी थी? ज़्यादा थी, बट सप्लाई कैसी थी? सप्लाई कम थी। ठीक, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन कम है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? तो उससे यह होगा जो पुअर लोग हैं उस वस्तु को, उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे, वो जो फूड ग्रेन है वो भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक, तो इससे जो पुअर है तो वो और भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रिपीटली। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रांस की जो पब्लिक है, जो पुअर पब्लिक है, तो उनका जो मेन डेली यूज का, जो डेली यूज का उनका खाना है तो वो क्या है? वो है ब्रेड। वो क्या है? तो ब्रेड। तो उस ब्रेड के जो प्राइस क्या हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, है ना। जो फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो आपकी ब्रेड है उसकी प्राइस क्या हो रही थी? बहुत अधिक इंक्रीज हो रही थी, जिसके कारण लोग क्या कर रहे थे? स्ट्रगल करने लगे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे, राइटिंग हो रही थी। ये सारी चीज़ें फ्रांस में देखने को मिल रही थी। ठीक, तो मोस्ट वर्कर्स वे आर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्क शॉप्स हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, थिंग बिकम रोज whenever drought or hail reduce the harvest। तो यहाँ बताया गया है कि जो लेबर थे, तो लेबर क्या करते थे? अधिकांशतः मिल वगैरह में वर्क किया करते थे, है ना। तो जो उनके ऑनर थे, तो ऑनर के थ्रू ही उनकी जो वेजेस होती थी वो फिक्स की जाती थी। ऑनर ही क्या कहता था? वह उसकी वेजेस को फिक्स करता था, मतलब एक मालिक के द्वारा ही उनकी जो मजदूरी होती है, जो उनकी पेमेंट होती है वो फिक्स की जाती थी कि आपको इतना पेमेंट हम करेंगे, वर्क करना हो तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी भी ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट अधिक था, तो लोगों के पास क्या था? वर्क कम था, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि लोगों को जो भी वर्क मिले तो वो सोचते थे कि वर्क हम कर लें, कुछ तो ये इनकम आएगी हमारे पास। तो जो महंगाई बढ़ रही थी तो उस दर से, उस तरीके से उनकी जो पेमेंट थी वह इंक्रीज नहीं हो रही थी, है ना। जो महंगाई क्या हो रही थी, वो तो ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन जो वेजेस थी वो डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। तो इससे क्या हो रहा था? इससे जो पुअर था वो और ज़्यादा पुअर हो रहा था, और जो रिच था वो और ज़्यादा रिच हो रहा था, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा था, और गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो रहा था। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वहाँ पर क्रिएट फ्रांस पर, तो वो अगर मान लीजिए फ्रांस में
ड्राउट, जो सूखा वगैरह है रिड्यूस द हार्वेस्ट, है ना। यदि सूखा आ जाए, ड्राउट हो जाए, यदि हेल हो जाए तो हार्वेस्ट कैसी हो जाती थी, जो फसलें थी वो टोटल ख़त्म हो जाती थी या ख़राब हुआ जाती थी। तो जो प्रोडक्शन है तो थोड़ा बहुत बचता था, तो वो भी कौन ले लेता था, वो रिच लोग खरीद लिया करते थे, क्योंकि पुअर के पास, जो पुअर मैन हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज़ों को खरीद सकें। तो पुअर और भी ज़्यादा पुअर हो रहे थे और जो रिच थे वो और भी अधिक रिच हो रहे थे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो पहले यहाँ पर ये देख लें कि जो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव है ना, ये जीने के लिए फ्रांस की पब्लिक क्या कर रही थी, इतना संघर्ष कर रही थी। और इसी बीच में क्या है कि एक मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास जो थर्ड स्टेट के लोग थे, है ना, तो थर्ड स्टेट में जो रिच लोग थे और जो एजुकेटेड लोग थे, तो उनकी एक अलग सी क्लास, एक अलग सा वर्ग बन रहा था, एक अलग सोसाइटी तैयार हो रही थी। ऐसी सोसाइटी जो फ्रांस में हो रहे, जो अत्याचार हो रहे हैं या जो भी ना क्या कहते हैं शोषण हो रहा है, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें अब हम इस चैप्टर में यहाँ पर ये समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो उभरते मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उन्होंने जो फर्स्ट स्टेज के लोग हैं और जो सेकंड स्टेज के लोग हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, कुछ विशेष अधिकार मिले थे। उनका किस तरीके से विरोध किया, उनकी खत्म करने की किस तरीके से कल्पना की है, इसे हम देखते हैं। इन द पास्ट peasant and workers and participate in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टैक्स था वो टैक्स क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। और टैक्स कौन पेड किया करता था, थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पेड किया करते थे। ठीक, तो उस समय जब टैक्स बढ़ाया गया तो उसका क्या किया गया था, उसे प्रोटेस्ट किया गया था, उसका विरोध किया गया था। बट उस समय सोशल और इकोनॉमिक इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी लोगों की कि ये जो विरोध किया गया है, जो प्रोटेस्ट किया गया है, वो आगे भी कंटिन्यू रख सकें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग आगे आए जिनको मिडिल क्लास का लोग कहा जाएंगे, जो कि रिच भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। तो ये लोग न्यू आइडियाज़ के साथ क्या हुए, अब एंटर करते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है न्यू आइडियाज़ के साथ। तो द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. In addition to merchant and manufacturers, the third state included professionals such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on his merit. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी 18th सेंचुरी है तो उसमें एक न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप बन के आया, इमर्ज हुआ, जो सोशल ग्रुप रहा है, जिसमें आपके मिडिल क्लास के लोगों के साथ साथ इसमें और कौन ऐड हुआ इस ग्रुप में, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, है ना। तो इस तरीके से ये जो एजुकेटेड लोग थे, जो रिच लोग थे, इस ग्रुप में एंटर हुए। और इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, तो वो फर्स्ट स्टेट के लोगों को जो प्रिविलेज दिए गए हैं, जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, जन्म से ही जो प्रिविलेज दिए गए हैं, ये उनके लिए सही नहीं है। रदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि जो पर्सन हैं उनकी सोशल पोजीशन कैसी बननी चाहिए, जब वह उस चीज़ को डिपेंड ऑन हिज मेरिट, किस पे डिपेंड होना चाहिए, डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब उनकी हैसियत, उनकी योग्यता पर, उनकी क्वालिटी पर, उनकी कैपेसिटी पर, है ना, उनकी कैपेसिटी पर क्या होना चाहिए, तो उनकी डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि उन्होंने फर्स्ट स्टेट में या सेकंड स्टेट में वर्ण ले लिया है तो उनको वो प्रिविलेज मिल जाए।
these ideas envisioning a society based on freedom and equal rights and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो जो दार्शनिक थे उस समय के, जो फिलासफर थे, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे थे, एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जिसमें फ्रीडम हो, सभी के लिए फ्रीडम हो, इक्वल लॉस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण, एक ऐसी सोसाइटी की रचना जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और सभी को समान अवसर की प्राप्ति हो। तो जॉन रूसो ने इस तरीके की सोसाइटी की कल्पना की। और जॉन लॉक की जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो लॉक्स आउट रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने क्या माना, उन्होंने अपनी बुक में माना, जॉन लॉक ने, कि किंग को जो क्या कहते हैं डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, है ना। मतलब कि उस समय क्या होता था कि सोसाइटी में जो राजा हुआ करता था तो राजा को देवी का रूप, मतलब भगवान का रूप माना जाता था। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जो किंग होता है कि कोई भगवान है, मतलब उसने जो बोल दिया वही नियम है, वही कानून है, वही लॉ है। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। Rousseau carried the ideas forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative। और इसी चीज को रूसो ने क्या किया, आगे कैरी करके ले गए, आगे तक उन्होंने बढ़ाया इसी आइडिया को। और उन्होंने एक आइडिया ये दिया कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का बेस्ड क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेड। तो उन्होंने उस अपने आइडियाज़ को लोगों तक और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, Montesquieu proposed a division of power within government between the legislative, the executive and the judiciary। तो Montesquieu की जो बुक थी इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, तो Montesquieu ने क्या कहा कि Montesquieu ने कहा कि जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डिवाइड कर देना चाहिए, उसकी जो पावर होती है उसे डिवीजन कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। कैसे डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर देना चाहिए। क्योंकि जब अलग अलग जो उसकी पावर होगी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो काम भी कैसा होगा, अच्छी तरीके से होगा। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from within the American Constitution, and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France। तो उन्होंने ऐसा क्यों विचार रखा, मानस्क्यू ने जो विचार रखा, तो उन्होंने क्यों ऐसी थिंकिंग दी कि गवर्नमेंट को डिवाइड हो जाना चाहिए। एक्चुअल जब अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, जो 13 कॉलोनीज थी, जब वो इंडिपेंडेंट हुई, जब वो आज़ाद हुई, तो उन्होंने क्या किया, इसी तरीके की गवर्नमेंट को फॉलो किया जिसमें कि डिवीजन था, है ना। कैसा डिवीजन था उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। तो इस मॉडल को ना फ्रांस की जो पब्लिक थी, जो फिलासफर थे, वो भी चाहते थे कि इस मॉडल को फ्रांस में भी क्या किया जाए, लागू किया जाए, है ना। क्योंकि सारी पावर किसके पास थी, किंग के पास थी, और किंग जो सोचता था वही कानून, वही लॉ बन जाता था, चाहे वह पब्लिक के हित में हो या ना हो, है ना। उससे राजा को कोई मतलब नहीं होता था, उसको किंग से कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक परेशान हो रही है या नहीं। तो इसलिए जो फिलासफर थे उन्होंने सोचा कि इस तरीके का मॉडल फ्रांस में भी आना चाहिए। और जो फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे तो उन्होंने कहा कि भाई जब अमेरिका जो संविधान है जो 13 कॉलोनीज में लागू किया गया और वह अच्छी तरीके से चल रही है ना, तो इस तरीके की जो मॉडल अगर हमारे फ्रांस में भी आ जाएगा तो हमारा जो स्टेट होगा वो क्या होगा, तरक्की करेगा, डेवलप्ड करेगा, विकास करेगा। क्योंकि पावर ना फिर ना 3 जगह बढ़ जाएगी ना, 3 जगह कहाँ पर, आपकी लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, है। तो उस तरीके से जब ये मॉडल आएगा तो फ्रांस भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लोग किस तरीके से जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, है ना, स्ट्रगल टू सरवाइव। और साथ में
जब वो जीने का संघर्ष, उनका जो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव था, उससे लोग थका के एक नए सोसाइटी का जन्म होता है जिसे मिडिल क्लास कहा गया। उस मिडिल क्लास में न्यू फिलासफर आते हैं। न्यू फिलासफर किस तरीके से अपनी फिलासफी दे रहे हैं कि किस तरीके की सोसाइटी की रचना होनी चाहिए, कैसी सोसाइटी बननी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में यह देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते हो गए तो मछली दे दी।